हमें कंसेप्ट देने के लिए। और ये जो आज विषय भी है रखा है संघ ने कि संगठनों के संवैधानिक अधिकारों के साथ हो रही छेड़छाड़ को समन क्यों सहन करने मजबूर है। और दूसरा यह है संवैधानिक समन संघियों को बचाने में समन एडवोकेट की भूमिका क्या है। मैं अपनी बात शुरू करूं सर, मैं छोटा सा परिचय दे दूं। मैं एडवोकेट रामचंद्र, वडोदरा गुजरात से, ये हमारी कर्म भूमि है। बेसिकली मैं उन्नाव जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश में। छोटा सा गांव है जाजनपुर। 10+2 करने के बाद एयरफोर्स ज्वाइन किया। एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद 20 साल जॉब करने के बाद मैंने रिटायरमेंट लिया और पब्लिक सेक्टर में था। और उसके बाद मैं अभी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 2009 से 14 सालों से बड़ोदरा बार एसोसिएशन में। ये मेरा छोटा सा परिचय है। आज चूंकि विषय एडवोकेट विषय है, विशेष है, और जो दूसरा विषय है कि हमारी एडवोकेट की भूमिका क्या है, तो जो एडवोकेट की भूमिका एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखा गया आजादी के समय भी या आजादी के समय हमारे संविधान बनाने के समय भी एडवोकेट्स की बहुत भूमिका रही है और आज भी रहेगी हमेशा, क्योंकि लीगल जानकारियां जो हमारी सरकार की नीतियां हैं या कानूनी संबंधी जानकारियां हैं, जागरूकता पैदा करना, समाज को सशक्त बनाना, कमजोर और शोषित लोगों को गाइडलाइन देना, ये एडवोकेट भाइयों की जिम्मेदारी बनती है। बेसिकली देखा जाए तो इस समय हमारे भारत देश में जनसंख्या के हिसाब से हमारी जुडिशरी है, न्यायालय की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बावजूद जितनी भी है, आज बड़ी संख्या में न्यायालय और एडवोकेट्स, जजेस और प्रशासन अधिकारी काम कर रहे हैं। बावजूद अलग अलग तरीके के शोषण जारी है। देखा गया कि जो आंकड़े अवेलेबल है एनसीआरबी के, नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो रिपोर्ट्स है 1921 की, सॉरी 2021 की जो है, वो केवल एससी की 50,900 थी और वो 22 में 57,582 हो गई। सेम वे एसटी की 4,800 थी 21 में, और 2022 में ये हो गई 10,064। ये जो आंकड़े हैं केवल रजिस्टर्ड है। कहने का मतलब तकरीबन केवल 10% केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। तो बहुत ही सीरियस टाइम के नेचर के होते हैं, अलग अलग टाइप के एट्रोसिटीज होती हैं। सवाल यह है कि इतना बड़ा न्यायालय, इतना प्रशासन होने के बावजूद भी ये शोषण जो है क्यों जारी है। और बेसिकली देखा जाए तो शोषण जारी होने के कई कारण हैं, क्योंकि उसका यह है कि हमारी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखा गया जो अपराध होते हैं या हुए हैं, अगर उनको प्रॉपर उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए निष्पक्ष तरीके से और सही तरीके से, अपराध की जांच हो और उनको दंड मिले, तो अपराधों में कमी आ जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और इसके इसकी कमी आ सकती है कि अगर कई तरीके हैं वैसे, जो एट्रोसिटीज है उसके कई तरीके से प्रयास जारी भी है, एनजीओ के तरीके से, सरकार की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसी संस्थाएं भी है। बावजूद मेरा मानना है कि जो सबसे पहला है एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को इंपावरमेंट किया जा सकता है। इंपावरमेंट जितना ज्यादा होगा समाज में, और इंपावरमेंट का तरीका है शिक्षा और संस्कार, दोनों ही साथ साथ से हम कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा गरीबी, असमानता, भेदभाव, ये बहुत बड़ी समस्या है। और मेरा ख्याल इसीलिए ये जो हमारा संघ है, समर संघ, इस पे ही काम कर रहा है कि जो देश में शोषण हो रहे हैं उसके कारण क्या है, उस कारण को निकाल कर उनके निवारण पे काम कर रहा है। और इसके पर मैंने भी काम किया। मैं जब 2009 में बेसिकली प्रैक्टिस चालू की कोर्ट में, तो शुरुआती दौर में काफी काम किया मैंने। जो केसेस आते थे हमारे पास विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जैसे हम फैमिली मैटर्स की बात करें, तो केसों को 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाते थे उनको जस्टिस दिलाने में। इवन उनको जो है भरण पोषण का भी हो गया ऑर्डर। बावजूद कुछ क्लाइंट्स, जैसे एक मुस्लिम क्लाइंट था हमारा, उसने तो कहा पैसा नहीं भरेंगे, आखिरकार उसको जेल में डाल दिया।
जेल में डालने के बाद भी आखिर हुआ क्या कि 3 से 4 साल निकल गए उस लड़की का, और वो बाद में समझौता ही करना पड़ा। तो मेरा जो तजुर्बा था पहले 5 साल शुरुआती दौर में 2009 से 2014 15-16 तक काफी काम किया। बाद में देखा कि निगोसिएशंस, ये जो रिकॉन्सिलिएशन और मीडिएशन के माध्यम से अगर हम काम करें, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, जो कि मैं किसान का बेटा हूँ, बाद में फौज में था और अलग अलग जगहों में रह करके जो मैंने काम किया, फिर मैंने अपने ऑफिस में लोगों को बुला करके पार्टियों को बात करके जो भी इश्यूज है, और ये खुशी की बात है कि मेरी भी पाठशाला बामसिफ रही है 2002-3 से, और बाबा साहब को मैंने जाना, उसके बाद मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। तो जो रूट कॉज है हर चीज का, हमारे महापुरुषों ने कहा है, हर समस्या का रूट काज होता है, रूट कारण है, उस पे जाओ और वहां पे काम करना शुरू करो तो समस्या का निदान हो जाएगा। कई सारे केसेस मैंने अभी लेटेस्ट में बता दूं, अभी अभी हमारे ऑफिस में आया था 1 महीने पहले, बड़ोदरा में हमारे जो साथी हैं, संगीत साथी बड़ोदरा के जानते हैं, अमृत मानव नाम के सब इंस्पेक्टर हैं बड़ोदरा में पुलिस में। वो अपने एक के बहुत ही खास परिवार की लड़की हमारे पास लेके आए, और वो परिवार से व्यतीत थी, उसको बहुत तरह की एट्रोसिटीज होती थी। लेकिन जब मैंने बात किया तो हमें पता चला कि मैटर कुछ लगता है जो नहीं, उतना सही नहीं है, या जो लड़की बता रही है उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है। मैंने सामने वाली पार्टी को, लड़के वालों को बुलाया, और उस लड़की का बेटा और बेटी दोनों कॉलेज में है, उसका हस्बैंड, उसके दोनों बच्चे हमारे पास आए। और मैंने जब बात किया तो पता चला कि लड़की की कमी तो थी, ज्यादा थी बजाय लड़के के। और क्योंकि लड़का जो था, उसका हस्बैंड, पढ़ा लिखा कम था, लेकिन पढ़ा लिखा कम होने के बावजूद भी उसका ध्येय था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना है। और उसके लड़की लड़के दोनों कॉलेज जाते थे, वहां पारुल नाम का इंस्टीट्यूट है। उसका कहना था, सर मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, शाम को सिक्योरिटी में काम करता हूँ। हाँ, सुबह सुबह हमें जल्दी जाना होता है तो मेरी वाइफ जो है वो खाना बना के देती नहीं है, और कई और उनके जवाब देगी तो हमें गुस्सा आता है, तो मैं कभी कभी मार देता हूँ। तो मैंने कहा, कानून तो नहीं देता मारने का आपको? उसका कहना, मेरा इरादा है नहीं इसको चोट लगे, मैं ऐसी जगह मारता हूँ जहाँ चोट ना लगे, और मेरा इंटेंशन था कि ये सुधर जाए। तो सवाल है कि उसको बात करके हमें लगा, उसको ओवरऑल, मैंने उसकी बेटी से बात की, जो मैं पाया फाइंडिंग्स हुई कि जो आदमी कह रहा है वाकई सही है क्या। तो उसके भाव से, उसकी बातों से, उसकी बेटी से बात किया तो पता चला कि उसमें गलतियां उस लड़के की कम थी, ससुराल जो उसका हस्बैंड था, बजाय लड़की के। तो इस तरीके से बाद में दोनों पक्षों को 3 बार बुलाया ऑफिस में, और उसके बाद निगोशिएशन हो गया। लड़की ये चाहती थी हमें कोर्ट में जाना है, केस लड़ना है। उसके फादर भी चाहते थे, लेकिन फादर उसको रखने के तैयार नहीं थे, कहीं और रख करके हम लड़के का खर्च उठाएंगे। मतलब मैंने काफी समझाया, और आज ये हालत है कि दोनों वो परिवार अच्छे से रह रहे हैं। कहने का मतलब, रिकॉन्सिलिएशन के माध्यम से मैंने देखा केसेस आसानी से बेहतर तरीके से डील कर पा रहे हैं, बजाय कोर्टों में जा करके 3 साल 4 साल समय बिगाड़ा, पैसा बिगाड़े। उसकी वजह से ये बेहतर तरीका है और ये इसका श्रेय जाता है समर्थ संघ का ज्ञान, और ये जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा, उनकी बातें, उनकी बुक्स। आज मेरे पास तकरीबन 400 से 500 किताबें बाबा साहब की और हमारे महापुरुषों की है, वो काम आ रही है। अंत में बताना चाहूंगा कि ये जो समस्याएं बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और कहते हैं ना कि ये जो समस्या बढ़ती जा रही है, और एक लाइन है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सवाल है कि इतने सारा न्यायालय तंत्र, इतना प्रशासन, इतना सब होने के बावजूद भी ये एट्रोसिटी, ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। स्पेशली हमारे समाज की, समर्थ समाज की, जो डिफाइन किया समर्थ संघ ने, समर्थ संघति हमारे पास आई और हमें पता चला कितना बड़ा इतिहास है हमारा, हमें तो मालूम ही नहीं था। हमें भी तकरीबन 3 साल 2 महीने हो गए जुड़े हुए, और सीख रहा हूँ समर्थ संघ से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ समर्थ संघ का। तो ये बताना चाहता हूँ कि ये होने के बाद भी क्यों एक समाज में डालने की कोशिश की मीडिया ने, या जो हमारा इस समय जो चल रहा है माहौल, कि भारतीय संविधान जिम्मेदार है जो एट्रोसिटीज हो रही है। सवाल है कि भारतीय संविधान जिम्मेदार कैसे, और उसको एक आदमी को, जो प्रमुख थे ड्राफ्टिंग चेयरमैन बाबा साहब को, जिम्मेदार ठहराते कि उन्होंने बना के दे दिया। सवाल ये, सबको पता है भारतीय संविधान की कितनी ज्यादा अप्रिसिएशन हुई है। उन्होंने अकेले नहीं बनाया, इनसेंस उन्होंने तैयार किया, हर आर्टिकल की डिबेट हुई, जितने भी मेंबरान थे सबने साइन किया, सबकी सहमति के बाद वो संविधान लागू हुआ। तो उसको कैसे कह सकते हैं कि ये संविधान कारगर नहीं है, जबकि संविधान को की बेहतरी के लिए, संविधान की प्रमोशन के लिए संविधान इतना बढ़िया है। पूरी दुनिया के कई प्रमुखों ने इसके ऊपर कहा है कि बहुत बढ़िया संविधान है। बावजूद इवन यूएनओ ने भी, उनके प्रमुख ने का स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान इतना बढ़िया है, केवल भारत ही नहीं, अगर भारतीय संविधान ठीक तरह से लागू किया जाए, ये संविधान पूरी दुनिया में लागू किया जाए, पूरी दुनिया में न्याय और शांति खुशहाली लाई जा सकती है।
तो ये संविधान, ये ये जो आखिर इतना बढ़िया संविधान होने के बावजूद क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही है? उसका कारण यह है, संविधान निर्माताओं ने उस समय कह दिया था कि संविधान, कोई भी संविधान कितना बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग इथिकल नहीं है, अच्छे नहीं है, न्यायिक नहीं है, जुडिशियल कल्चर के नहीं है, तो संविधान बेकार साबित होगा। अगर वो नीति नियम के चलने वाले लोग हैं तो बेहतर, उसमें अगर गलतियां होंगी तो भी बेहतर सही साबित होगा। और इसी वजह से ये जो समस्याएं हैं बनी हुई है और आए दिन बढ़ती जा रही है, अलग तरीके से बढ़ती जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब यह है जब जरूरत पड़ती है, तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो कुछ नया आविष्कार खोज होती है। और इसीलिए 5 मई 2021 को समर्थ संघ का उद्भव हुआ। उद्भव इन सेंस ये अभी नहीं बना, नया नहीं है, पुराना है। और समर्थ संघ कहता है, समर्थ संघ बनाया नहीं गया, ये खुद ब खुद बनता है। जैसे पहले जमाने में स्टोन एज आए, कई सारे स्टेज आए। स्टोन एज में जरूरत पड़ी लोगों को, पहले कच्चा अनाज खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, बाद में आग का आविष्कार हुआ, खाना पका के खाने लगे लोग, कपड़े पहनने लगे, ये जरूरत की चीज थी। इस तरह समर्थ संघ ने देखा कि आज इस देश में तकरीबन 75 साल हो गए लागू होने जा रहे संविधान के, और 78 साल आजादी को हो गए, बावजूद ये समस्याएं कैसे दूर होंगी। तो समर्थ संघ के बाद भाई हमारे विद्वान साथियों ने, बहनों ने बैठ के देखा और शुरुआत की, और ये हमारे देखा कि क्या कारण है। वो कारणों को ढूंढ करके पता चला कि कुछ नियम चाहिए। वो नियमों को लेकर आया, जो नियम कुछ आज के हैं, वो कुछ पुराने हैं। और वो समर जो शब्द है, समर शब्द ही बेसिकली मैजिक, हमारी जो बहन जी अभी गोल्डन रूल बताया, हमारी सविता बहन जी, अम्बेडकर बहन जी ने बहुत बढ़िया ढंग से डिफाइन किया संघ के बारे में। तो ये समर जो है, समर शब्द से ही पता चलता है, सम यानी बराबर, बराबरी में रहने वाले लोग, भेदभाव नहीं करने वाले लोग। इसकी सारी जानकारियां हम अलग अलग तरीके से पहले जानते थे, समर संघ नहीं आने के पहले। बट सही तरीके से डिफाइन समर संघ के आने के बाद पता चला कि समर शब्द जो है बिल्कुल नेचुरल है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। जिस तरीके सूर्य सुबह उगता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। सुबह किरणें, चाहे वो शेर हो, भारी भरकम या छोटी तितली हो, सबको बराबर। और नेचर का नियम देखिए कितना बढ़िया है कि वो जिसको जितना चाहिए उसके मुताबिक ले लेता है। तो इस तरीके समर ने देखा, बराबरी अगर समाज में होगी, सबके साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो बेहतर होगा। और इस समर समाज जो लेकर समर संघ लेके आए, हमारा पुराना, हमारा जो कहते भारत की प्राचीनतम भाषा पाली से लिया गया है। समर यानी बराबरी, समता में रहने वालों का संघ। ये जो ये समर संस्कृति इतनी इतनी महान थी। हमारे सारा कुछ लेकर के हमारा जो भी ग्रंथ आ चुके हैं, हमारे साहित्य आ चुका है, उससे हमको बल मिला और हमें बहुत इसमें हम आगे तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आज हम दिन ब दिन समर संघ बहुत आगे तरक्की करता जा रहा है। अब सवाल ये है, कई बार आता है, ये कई बातें आती है समर संघ जब हम काम करने जाते हैं फील्ड में। आज हमारे जो अर्बन सर, मानव सर जुड़े हुए हैं, और हमारे कई एडवोकेट से मैंने कोशिश की बात करने के लिए। तो उनका ये कहना था, अलग अलग विषय आए उनके कि सर मेरे पास समय नहीं है, या काफी व्यस्त हूँ बड़े बड़े शहरों में, कोई शक नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में उन्होंने कहा कि समर संघ जो काम कर रहा है, ये बात मैसेज गया है, मैं समर संघ को बताना चाहता हूँ कि समर संघ की जो बातें हैं, समर संघ का जो प्रचार प्रसार जो बातें उनके दिल में घर कर गया कि समर संघ वही है, ये जो समर संघ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में बदलाव लेके आएगा। ये उनके दिल में घर कर गया है, और इसलिए समर संघ को लोग सुनने के तैयार है। अभी समर संघ में कभी ये सवाल आते हैं कि लोग जुड़ते नहीं है, या समर संघ में कुछ लोग कहते हैं सर सुनते नहीं है, या कामयाबी कैसे मिलेगी। इस पे मैं कहना चाहूंगा कि समर संघ जुड़ेंगे लोग। सवाल है कि समर संघ को हमें जुड़ना है सबसे पहले। तो समर संघ का मूल कंसेप्ट ही है जुड़ना और जोड़ना, जुड़ना और जोड़ना। बहुत आसान है शब्द, जुड़ना और जोड़ना, लेकिन आसान नहीं है। जुड़ना कहते सबसे पहले हम तो जुड़े, खुद को जोड़ना होगा। खुद को जुड़ेंगे तो धीरे धीरे लोग जुड़ जाएंगे। खुद को जोड़ने के लिए सिस्टम में डाला होगा। समर संघ का जो कंसेप्ट है हमारा, अभी बहन जी ऑलरेडी बताया, 10 हमारे जो गोल्डन रूल है, शॉर्ट में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। समर संघ के 10 हमारे नियम है, उसमें अगर चलेंगे, उसमें आत्मसात करेंगे, उस पर चलेंगे, तो हम यकीनन कामयाब होंगे। और इसीलिए समर संघ दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो पहला नियम है, केवल समर। केवल समर क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई और भी है जो कहा गया कि यहाँ वो नहीं जुड़ सकते। यानी समर जो समता विश्वास रखते हैं, बराबरी विश्वास रखते हैं, नैसर्गिक है, कुदरत को मानते हैं, वो लोग इसमें जुड़ सकते हैं। SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग इसमें जुड़ सकते हैं। दूसरा यह है, चंदा कभी नहीं। समर संघ कहता है कि पैसे से कुछ ज्यादा हासिल नहीं होता।
पैसे की पहले जमाने में ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। और पैसा, समर सिंह कहता है कि आज जो बहुत सारे संगठन बन गए हैं चंदे के नाम पर, या खर्च इतना आज किया जा रहा है, तो समर सिंह कहता है खर्चा की कोई जरूरत ही नहीं है, हम अपना खर्चा खुद उठाएंगे। समर संघ में जो हमारी मीटिंग संगतियां लगती हैं छोटी छोटी, उसमें हम खाना खुद अपना लेके जाते हैं, खर्चा अपना खुद वहन करते हैं। इवन जो बड़ी संगतियां होती है उसमें जो भी खर्चा आता है बहुत लॉजिकल मिनिमम रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पहले से, और वो खर्च करते हैं। इसलिए समर संघ में चंदा का सिस्टम नहीं है। तीसरा जो है वो जातीय अभ्यास कभी नहीं। जातीय अभ्यास मेरा मानना है जितना भी हमारा जो 10 नियम है, पहला केवल समर बेसिकली आधार है पूरे 10 नियमों का, लेकिन तीसरा जो नियम है जातीय अभ्यास कभी नहीं, ये बहुत ही बड़ा खतरनाक रोल अदा कर रहा है। जातियां होने से होता क्या है, जब हम किसी से मिलते हैं तो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, अब मिलने के बाद हमारा, हमें या किसी और सामने वाले को, उसको पचता ही नहीं, उसको हजम होता ही नहीं जब तक वो पूछ नहीं लेगा कि जाति क्या है। और जैसे ही जाति पता चलती है तो होता क्या, समाज में इतनी जातियां बनाई गई हैं कि या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, तो दोनों में इतना असमंजस हो जाता है। वो आदमी जो पहले बिना जाति के अच्छे से बात कर रहा था, ट्रेन में बैठ के बातें कर रहा था, सफर कर रहा था, खाना भी खाया, लेकिन जैसे जाति पता चलती है या तो ऊंचा होगा या तो नीचे होगा, भावना ही बदल जाती है। इसको बिल्कुल खत्म करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे सम्राट बाबा साहब ने इसके लिए बहुत काम किया और बहुत सारी किताबें लिखे गए। एक मैं बताना चाहूंगा इसके लिए, जब मैं बार एसोसिएशन में गया रजिस्ट्रेशन कराने के 2009 में, ये इसके लिए मैं पहले से भी, हमें बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि मैंने अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाना चाहते थे। बड़ौदा में, गुजरात में सिस्टम है कि सरनेम पहले आता है, फिर नाम आता है, फादर का नेम आता है। मैंने फाइट करके वहां पर, भाई मैंने कहा देखो सरनेम क्यों, मैं डिफेंस में जॉब किया है, भारतीय सैनिक के रूप में काम किया है, और सरनेम क्यों चाहिए, मेरा नाम है, पिताजी का नाम है, ये मेरा प्रोफाइल है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ ना सरनेम। मैंने उनको काफी फाइट करने के बाद फिर मैंने अपना सरनेम नहीं लिखा, इसलिए मैंने बड़ौदा मेरा ऑफिस में मेरे कार्ड पे मैंने सरनेम लिखा ही नहीं, कि मैंने अपने बच्चों का भी सरनेम नहीं लगाया। तो ये सरनेम जो है बहुत नुकसान करता है, और इसकी वजह से अब तो हमारे सामने समर कोई बात आती है तो ये फक्र से कहते हैं कि हम समर है, समर है, हमारी समर संगति है, समर से बताए। इससे सर हमारा सीना कहता है बहुत गदगद हो जाता है, हमें स्वाभिमान जागता है। ये हमारा जो शब्द मिला है, इवन हमारे जो 10 पूरे नियम अमृत में है, सारे एक से कम अमूल्य हैं। उसको अगर हम जानेंगे, अमल करेंगे, तो हम यकीनन बाहर की दुनिया से हम लड़ पाएंगे और बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगे। चौथा है हमारा केवल संघवाद। यहाँ पर न कोई परिवारवाद है, ना किसी एक व्यक्ति की चलती है, यहाँ पे जो भी बात है संघ में बैठ करके और संघ डिसाइड करता है। यहाँ हमारा नेता भारतीय संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान भी नियमों से चलता है। धम्म के हमारे पूरे नियम जो बाबा साहब ने अध्ययन किया पूरे दुनिया के संविधानों का, और अपना विवेक सारा कुछ डाला है उसमें, तो उसके मुताबिक हमारा समर संघ भारतीय संविधान के ऊपर आचरण करता है। पांचवा है हमारा जो नियम, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। ये बहुत बड़ी कमी है। इसकी वजह से ज्यादातर ईगो, स्वाभाविक इंसानी फितरत है कि वो ईगो क्लैश, ईगो रहता है उसमें, इंसानी फितरत है वो, और टेम्पटेड होता है जो कहते हैं जिसकी ईगो की तरफ। तो समर संघ कहता है ये अपना पद प्रतिष्ठा मंचमाला जो है ये छोड़कर आओ, कहने के मतलब अपनी बैक पॉकेट में उसको छोड़ के आ जाओ, यहाँ छोड़ना होगा। और ये इसका सारा एग्जाम्पल, सबको टूल्स हमारे महापुरुषों ने दिया है, तथागत बुद्ध ने हमें दिया है, प्रज्ञाशील करुणा। इससे बढ़िया टूल्स नहीं है दुनिया में बेहतर टैकल करने के लिए। तो समर संघ कहता है कि अपने जो पद प्रतिष्ठा मंचमाला के हिसाब से मत आए। इसलिए कुछ लोग आते हैं पद प्रतिष्ठा मंचमाला के हिसाब से समर संघ में, और उनको जब दिखता है नहीं मिलता है तो छोड़ के चले जाते हैं। ये भी देखा गया है, क्योंकि मैं 3 साल से मेरे कई साथी गए वापस फिर आए। तो ये जो बहुत ही साइंटिफिक है तरीके से लेके आया समर संघ, जो कमियां थी उजागर करके ये 5वां नियम लेके, और ये बेहतर तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ये सारी जानकारियां मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हमारे समर ग्रंथ आ चुके हैं, उसमें बेहतर तरीके से दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं। 6वां नियम है रजिस्ट्रेशन कभी नहीं। चूंकि समर संघ चंदा लेता नहीं, पैसे का विनिमय होता नहीं, हमें जरूरत नहीं होती है। जैसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, मकान का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन जब पैसे का यहाँ विनिमय नहीं, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। अगला नियम है 7वां, केवल संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघाधिशेष सबसे ऊपर मैं जनरली डिक्लेयर कर दिया है, बता दिया है। संघाधिशेष जो संघ का आदेश होने से आज हमें आदेश मिला, संघ का आदेश के हमें कंसेप्ट के बारे में बताना है, और मैं आपके सामने ये संघ कंसेप्ट बता रहा हूँ। संघाधिशेष, संघ का आदेश ही मान्य है। संघ के आदेश को एक व्यक्ति नहीं, पूरा हमारा जो हमारे स्पोक हाउस लगता है हर महीने की 1 तारीख को, वहां पर हमारे एजेंडा, हमारी जो बातें रखी जाती हैं, स्पोक्स हमारे रखते हैं, उस पर विचार विनिमय होता है, बहुमत से पास किया जाता है, वो नियम बन जाता है।
और वो सबको मान्य होता है। अगला नियम है 8वां, समरसंघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। देखा गया ऑलरेडी समाज में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे एमएलए एमपीज हैं, बावजूद परेशानी विद्यमान, ये समस्या विद्यमान है। क्यों? तो समर्थन कहता है राजनीति से हमें समस्या नहीं मिलेगी, हमको इकट्ठा होना होगा। समर्थन का एक ही मूल मंत्र, इकट्ठा होना होगा, जुड़ना होगा, एक साथ आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म में आएंगे तो हम जीत जाएंगे। इसलिए समर्थन राजनीति नहीं जाएगा। लेकिन किसी भाई को, बहन को, जो नए लोग हैं, अगर वो राजनीति करना चाहते हैं, वो समर्थन की जानकारी लेकर या समर्थन का जो उद्देश्य क्या है समझ कर जाएंगे, काम करेंगे तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे, वो अब राजनीति कर सकते हैं। लेकिन समर्थन कभी राजनीति नहीं करेगा। अगला पॉइंट है, समर्थ संघ में रहने वाला अगर कोई संघात करता है, संघ में कोई अलग व्यवहार, गलत व्यवहार करता है, तो उसे संघ माफी नहीं करेगा, संघ घातक की संघ में वापसी नहीं। इस तरीके से ये हमारे 9 नियम बनाए गए हैं। 10वां नियम है, उपरोक्त 9 नियम अमर्त्य विनय, ये हमारे गोल्डन नियम है, इसको सबको मान्य होंगे, ये न कभी बदले जाएंगे, न अमान्य होंगे, न समाप्त किए जाएंगे। ये 10 नियम कह सकते हैं, एक लॉक है, एक लॉक 10 चाबियों से खुलता है। ये 10 नियमों को आत्मसात करके हम यकीनन कामयाब हो सकते हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो 10 नियम है, 10 नियम इसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये कैसे होगा? समर्थन केवल 10 नियम लेके नहीं आया रखा है, इसके लिए पूरी व्यवस्था की है। पूरी व्यवस्था ये की है समर्थन ने कि आपको यहाँ पाए, ज्वाइन करेंगे, पहले आप जुड़ करके 8 दिन 10 दिन सुने, आपकी जो प्रश्न है आप उसके प्रश्नों के जवाब लें। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप आए। उसके लिए समर्थन आपको ट्रेनिंग कंसेप्ट के माध्यम से, आपका ट्रेनिंग कंसेप्ट होता है, ट्रेनिंग में आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा कि कैसे बात कहनी है, क्या नहीं कहनी है। और इस तरीके से जूम पोर्टल हमारा, जैसे आप सुन रहे हैं, ये हमारा रेगुलर चल रहा है, पिछले 3 साल से ऊपर हो चुके हैं समर्थ संघ। उसमें आप आए, हमारे भाई बहन अलग अलग विषयों में अलग अलग स्किल लेकर के आते हैं, और उसके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं जो अमूल्य है। मेरी गुजारिश सबसे कि अपनी पेन और कापी जरूर लेके बैठे, कि बहुत सारी बातें ऐसी आ जाएंगी जो आपको टच करेंगी, दोबारा शायद ना सुनने को मिले, लिख लेंगे, कामयाब आएगी, काम आएगी। इस तरीके से ये दूसरा जूम पोर्टल, और हमारे ग्रंथ आ चुके हैं, 5 ग्रंथ हमारे आ चुके हैं, जिसमें सारी जानकारियां, विस्तृत जानकारियां समर्थ ग्रंथ की दी हुई है। समर्थ संगति क्या है, हमारी सबड़ समर्थ सभ्यता कितनी महान थी, हमारे शासक कितने महान थे। और अंत में मैं अपनी बात को कहना चाहूंगा कि ये समर्थ संघ में कामयाब कैसे होंगे। दुनिया में देखा गया है, दुनिया में कामयाबी के लिए बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, चंद लोग चाहिए। और आखिर देखिए ना, समर्थ संघ में जो लोग जुड़े हैं, ये भी आदेश में करोड़ लोग हैं, 3 सालों में आज चंद लोग जो अभी जुड़े हुए हैं, स्पोक्स हैं, और भी जो नहीं जुड़ पाए हैं, ये इनके पास कारण है, रीजन है, क्यों जुड़े हैं। तो यही नए लोग, मेरा गुजारिश है, आपको ढूंढना होगा कि क्यों जुड़ना है, समर्थ संघ में क्यों जुड़ना है। उसके लिए इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता, समर्थ संघ क्यों जुड़ना है? कारण था तथागत बुद्ध के पास। तथागत बुद्ध की जानकारी सबको पता है, जब सिद्धार्थ गौतम थे, वो बहुत बड़े किसान के बेटे थे। सिद्धार्थ सुद्धोधन, उनकी 1000 कहते हैं हल चलते थे, बहुत धनी इंसान थे। फिर उनको क्या जरूरत थी घर छोड़ने की, और तथागत के पास लेकिन कारण था, उनके पास कारण मिला कि क्यों हमको क्यों करना है। आखिरकार वो उन्होंने जब वो साक्य और कोलियों की कहानी काफी लोग वाकिफ हैं, साक्य और कोलियों का जब पानी के बंटवारे की बात आई और युद्ध कहा गया, कि साक्यों ने कहा कि मैं युद्ध करना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, पर्याय नहीं है। आखिरकार संघ बैठा और निर्णय लिया युद्ध करना होगा, जिसमें सिद्धार्थ गौतम ने मना किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो संघ ने निर्णय लिया कि हम आपको 3 दंड दिए जाते हैं। एक, आपको देश निकाला दिया जाएगा, या तो आपकी प्रॉपर्टी फादर की हड़प कर ली जाएगी, अथवा मृत्यु दंड स्वीकार करना होगा। तो सिद्धार्थ गौतम ने देखा ये 2 चीज पॉसिबल नहीं है, हम तीसरा ये जो देश निकाला हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कहने का मतलब है, समर्थ संघ पहले से था, संघ नया नहीं है। समर्थ संघ जो कहता है पहले से था, संघ पहले से था। सिद्धार्थ गौतम छोड़ के बाद में उन्होंने रीजन लेके निकले, और वो तब सिद्धार्थ गौतम अथक प्रयास के बाद वो बोधि प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, विजडम प्राप्त किया, और वो ज्ञान सबको पता है लेकर के आज पूरी दुनिया उनसे वाकिफ है। पूरे दुनिया के मिलियंस ऑफ द वर्ल्ड उनसे प्रभावित है, जबकि वो गए नहीं, पैदा हुए लुम्बिनी में और सारनाथ के आसपास से मगध में घूमते रहे। पूरी दुनिया विचारधारा क्योंकि सत्य पर थी, नेचुरल थी, नैसर्गिक थी। दूसरा जो हमारे महापुरुष हुए, हमारे संत कबीर, संत हमारे चोखा मेला, वीर मेघमाया, हमारे हरजन ठाकुर साहब, और बहुत सारे हमारे संत हुए, संत कबीर, देन मानर कांसीराम साहब। ये हमारे संतों ने, उनके पास कारण मिला,
वो कारण काम किया। और सबसे बड़े संत हमारे जो बाबा साहब ने जो कहते हैं, आप उनका संघर्ष अगर देखे, उससे बढ़िया कारण नहीं ढूंढ सकते अपने आप को जानने के लिए कि वो क्या कारण था जिसकी वजह से बाबा साहब पूरा जीवन, इतना संघर्ष होने के बाद उनको क्या क्या तसिया झेलनी पड़ी, पढ़ाई में से लेकर के पूरी जिंदगी, लेकिन उनके पास कारण था। और वो उस कारण की वजह से उन्होंने कभी वो परेशानियां नहीं दिखी और वो आगे बढ़ते गए, रात दिन पढ़ते गए, और आज हमें इतनी किताबें हमें देखे गए। उसका उदाहरण है कि काशीराम साहब, जब उनकी एक किताब का विवरण है कि काशीराम साहब जब वो वहाँ बहुत बड़ी कंपनी में ऑफिसर थे पुणे में, उनको कहा गया कि आप आए हमारे मूवमेंट में, तो उन्होंने मना किया। लेकिन माननीय देना भाना ने एक बुक दे के आया है, उस बुक का नाम था जाति का विनाश। उन्होंने कहा पढ़ लेना, तो वो उन्होंने पढ़ी और वो पढ़ने के बाद इतना प्रभावित हुए। तो सोचो, एक आम आदमी काशीराम साहब से लेकर के वो मान्यवर काशीराम बन गए। और आज उन्हीं मान्यवर काशीराम साहब को समर संघ ने संत फजले के नाम से नवाजा है। तो ये कहने का मतलब, बाबा साहब की एक किताब ने एक आम आदमी को, एक आम आदमी से मान्यवर काशीराम जी बना दिया। तो बाबा साहब के आज हमारे पास पहले 22 वैल्यूम थी, आज 40 वैल्यूम है। पढ़ेंगे, उनका आत्मसात करेंगे, तो हमें वो कारण मिल जाएगा क्यों करना है। जैसे हमारे पंजाब में जब जलियांवाला कांड हुआ, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह के पास भी कारण था। उन्होंने देखा वो कांड, आखिरकार वो जा करके, सोचो कैसे हिम्मत करके, और वो अमेरिका ब्रिटेन में जा करके भरी कोर्ट में उन्होंने जनरल ओडायर को सरेआम गोली मारी, और उनको बाद में उनको फांसी दी गई। तो ये हमारे समर संतों की कहानी है। अंत में एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे, एक ये कैसे हम कामयाब हो सकते हैं। समर संत कहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में, अपनी रोजी रोटी के बारे में ध्यान रखें। बाकी जो समय मिलता है ईमानदारी से काम करें। लेकिन ईमानदारी से काम होगा कब? जब हमारे अंतर मन से कहेगा, हमारा अंतर मन कहेगा, हम विश्वास कर लेगा कि हमें काम करना चाहिए। तो कैसे, मैं कहानी पढ़ी है और वो मैं कहना चाहूंगा कि आपको वो चीज छू लेगी जरूर। जिस तरह बाबा साहब के, तो कोई शक नहीं, बाबा साहब जो आदमी पढ़ लेगा, उनकी जीवनी पढ़ लेगा, उनको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे कि हमें क्यों करना चाहिए समर्थन में क्यों काम करना चाहिए। तो वो कहानी है बेसिकली एक लड़की की जो यूएस में पैदा हुई थी, और वो लड़की 19 महीने की थी उस समय। वो एक बीमारी में वो अंधी भी हो गई और बहरी भी हो गई। 19 महीने की उम्र में, जरा सोच सकते, एक बच्ची अंधी और बहरी हो जाती है। यानी कि उसके जो सोने उसके उसके देखने और सुनने की क्षमता बंद हो जाती है। यानी इंसान को समझने के लिए, छोटे बच्चे को समझने के लिए, दुनिया को देखने के लिए, जो दोस्त के मेन दरवाजे थे, सुनना और देखना, आंखें और कान दोनों अंधी और बहरी हो गई। अब वो जब अंधी और बहरी हो गई, अब उसकी माँ बहुत परेशान थी कि जीवन कैसे निकलेगा। लेकिन उसकी माँ ने मान नहीं माना। उस माँ ने, और एक उसको टीचर मिला, एनी सेल्विन नाम की टीचर थी। उस लड़की का नाम था हेलन किलर, और उसकी कहानी बहुत फेमस है। मेरी गुजारिश है, आप लोग समय मिला जरूर पढ़ें, आज अवेलेबल है गूगल पे। तो मेरा ये कहना है कि वो लड़की, अब सोचो, जिस लड़की को सुन ना सके, बोल और देख ना सके, कैसे जीवन निकलेगा। लेकिन वो अन्य सेल्वे जो टीचर थी, हार नहीं मानी, माँ ने हार नहीं मानी, दोनों ने मिलकर उस लड़की को कैसे तैयार किया होगा। आखिरकार एक दिन आया, वो दिन आया जिस दिन उसने कहा वाटर। और वो एनी सेल्वे नाम की लड़की हैंडपंप चला रही थी, बार बार हैंडपंप चला रही थी, और वो एहसास करा पाई उस लड़की को कि वाटर है, वाटर। और उसने, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो उसने लिखा बाद में वाटर। समझ पाई उसकी कैसे समझ सकते हो कि उसकी क्या भावना रही होगी लड़की की, कैसे समझ पाएगी वाटर क्या होता है। जैसे एक और एग्जांपल दूंगा, ये कुदरत का नियम है, कोई चीज कैसे हो जाती पता नहीं है, हो जाता है। जैसे एक चिड़िया एक बच्चा रखती है घोंसले में, एक चिड़िया घोंसले में बच्चा रखती है, अंडा रखती है, और उसको पता है कब अंडे को फोड़ना है, और समय आने पर अंडे को फोड़ती है। अंडे फोड़ने के बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, खिलाती रहती है वो, और वो चिड़िया भी नहीं समझती कब बच्चा बड़ा होकर के उड़ जाता है। और जब से मोमेंट उड़ जाता है उसको भी नहीं पता होता है, लेकिन वो उड़ जाता है। वो कौन लोग कह सकते हैं कैसे उड़ गया, ये कैसे कब उड़ेगा, वो मोमेंट आता है जो उड़ जाता है। तो मेरा ये कहना है सभी लोगों से, ये जो बात है आपके दिल में भी आ जाए एक दिन, उड़, जैसे चिड़िया उड़ गई, वो जो हेलन किलर के मन में आया वाटर। तो ये आप हमारे जुड़े हुए जो लोग हैं, सबसे मेरी गुजारिश है, इसको जरा कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो कैसे हमारे बाबा साहब ने पूरा जीवन अपनी जिंदगी में, जो 65 साल जिंदगी में, कैसे उन्होंने हर जगह तसिया झेला, बावजूद पढ़ते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे। और उसके बाद भी उनके कितने केसेस ऐसे हैं जो कहना नामुमकिन है मेरे लिए। अगर पूरा दिन कहे, महीनों भर कहे, इतनी बातें हैं।
1931 का, चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो, 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो, इतने सारे, इतना बड़ा संविधान भारत को दिया, इतने सारे धुरंधर हमारे यहाँ एडवोकेट्स मौजूद थे, सो कॉल्ड विद्वान कहते थे अपने आप को, कोई तैयार नहीं हुआ बनाने के लिए। आखिरकार अंग्रेजों की एडवाइस पर बाबा साहब को मौका मिला, उन्होंने भारतीय संविधान बनाया और इतना बेहतरीन भारतीय संविधान बनाया कि पूरी दुनिया कहती है, मानती है कि बेहतरीन भारतीय संविधान है, क्योंकि उसमें बाबा साहब का अथक प्रयास, मेहनत और धम का पूरा, उसमें धम का प्रतीक है। हमारा संविधान जो है धम का प्रतीक है। इसीलिए समर संघ जो लेके आया, समर संघ कहता है संविधान। ये संविधान का शब्द हमें पहले मालूम नहीं था, भारतीय समर संघ ने बताया संविधान, बराबर का विधान। समर संघ कहता है कि समर की जानकारी बहुत सारी जगह दी गई है। मैगस्थनी जो हमारा एडवाइजर था चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में, उसने भी अपनी मैगस्थनी किताब में लिखी है समर का मतलब क्या है। समर शब्द की उसमें शब्द आता है मैगस्थनी में, समर। हमारा जो बाबा साहब ने वैल्यूम लिखे हैं, उसमें से वॉल्यूम 16 में पाली में कई सारी बातें बाबा साहब ने समड़ा और बमड़ा की बात की है। बुद्धान धम्म में बाबा साहब ने श्रमण और बमड़ की बात की है। तो ये सारी इतिहास है हमारे पास, ये हमारा विज्ञान है। इसलिए मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ समर संघ का, समर संघ के भाइयों बहनों का, हमें मौका मिला और मैं हर रोज सीख रहा हूँ। और मतलब जब तक मेरा जीवन है, बीइंग एडवोकेट, किसान का बेटा होने के बावजूद फौज में भी था, ये जो वक्त मिला है, लेकिन जितना मैं सीख पाया, जितना चीजों को गहराई से समझ पाया, कहते हैं ना आस्था और आस्था में एक पतली सी लकीर होती है, पतली सी लाइन होती है। आस्था चाहिए, लेकिन वो थोड़ी सी इधर हो जाओ तो अंध आस्था बन जाती है। यानी पाखंड से कैसे दूर होना है, अंधश्रद्धा से कैसे दूर होना है, हमारे महापुरुषों ने बेहतरीन तरीके से हमें गाइड किया है। बहुत सारी किताबें बाबा साहब की, हमारी बुद्धान धम्मा, क्रांति प्रतिक्रांति किताब बहुत बेहतरीन है, और भी बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन अभी मेरा मानना है कि जो समर संघ से हमें यह सीखने को मिला है कि हम पहले कई सारी चीजें पुराने ढोल पीटते रहते थे, पुरानी बातों को बार बार रिपीट करते थे। आज समर संघ हमें हर रोज नई बात कहता है कि आप यहाँ टको मत, यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है, गाइड करता है टीचर की तरह, बिल्कुल माँ की तरह, जैसे माता बच्चे को ध्यान रखती है, पूरा केयर करती है। हमारे समर भाई बहन अलग अलग फील्ड में यहाँ पे एडवोकेट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, महिलाएं बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बातें कह रही हैं, और ये मौका समर संघ ने दिया हम सबको बराबरी से काम करने के लिए। और हम अंत में सिर्फ इतना एक और कहना चाहेंगे कि समर संघ से मेरी गुजारिश है कि जो भाई बहन आते हैं, हमारे समाज ने बहुत तकलीफें झेली है। समाज में अक्सर प्रवचन कहा जाता है, तू नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तू टपरी है, तेरी कोई औकात नहीं है। ये सुन सुन के बेचारा इतना इतना कमजोर हो जाता है, कमजोर हो गया समाज में। ये बातें नहीं थी, समर सभ्यता आ गई है। ये समर संगति कहती है आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नैसर्गिक ऊपर है, सत्य है, सच्चाई है। सवाल यह है यहाँ लोग विषमता पे, गलत तरीके से, अन्याय पे, झूठ पे, भ्रम सारा मीडिया कंट्रोल करके पैसे के बल पर अगर गुमराह कर सकता है, झूठ का, कल्पना का भंडार रख सकता है, तो क्या हम समझ लोग न्याय पर चलकर, हमारे महापुरुषों की बातों पे चलकर न्याय की स्थापना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अंत में अपनी बात को सिर्फ कहूंगा, हमारे माननीय बाबा साहेब महासमर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 23 सितंबर 2017 की बात है, जब वो पढ़ के आए थे विदेश से, और उनका जो एग्रीमेंट था कि स्कॉलरशिप मिली थी, उसके बदले में उनको बड़ौदा राज्य में नौकरी करनी पड़ेगी। एज ए डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने के बावजूद उनको मकान नहीं मिल रहा था, और वो उनके एक पारसी दोस्त थे इंग्लैंड में, उनके कहने पर पारसी नाम रखकर उन्होंने किसी तरह से उनको पारसी सराय मिला, पारसी गैरेस के नाम से बड़ौदा में जानी जाती है, वहां पर मिला तो सही। लेकिन जैसे ही पता चला कि वो पारसी नहीं है, वो ऐसी कम्युनिटी से है, उनके साथ भेदभाव शुरू हो गया। उनको 11वें दिन ही लोग डंडे लाठी लेकर आ गए कि आपको छोड़ना पड़ेगा। जिस ऑफिस में बाबा साहब ने काम किया था, वहां पर चपरासी, सोचो इतनी बड़ी पोस्ट में उस जमाने में, कल्पना करिए कि हम लोग आज इतनी बड़ी बड़ी बातें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पैसा सब कुछ हमारे पास में है बाबा साहब की बदौलत। उन्होंने उस समय, जब उनको चपरासी ने भी पानी देने से मना कर दिया और फाइलें फेंक के जाता था, उस ऑफिस को कल्पना करिए, आज तकरीबन 107 साल हो गए, 2017 की बात है, 106 साल पूरे हो गए। बाबा साहब जिस ऑफिस में उनको पानी नहीं पिलाता था चपरासी और फाइल फेंके जाता था, वो ऑफिस आज मेरे भाइयों बहनों बड़ौदा में स्मृति भवन के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है ये, जिस शख्स को उस जमाने में 106 साल पहले क्या हालात थे, अकेले दम पे लड़के, आज के 7 साल वो जगह स्मृति भवन के नाम से जानी जाती है। इसको बोलते हैं विजन, दूरदृष्टि। यानी उन्होंने जो काम किया, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि मेरा जहां पर मेरे कदम पड़े हैं, यहाँ लोग ये स्मृति भवन बन जाएगा, लोग यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन उनका एक ही ध्येय था
कि देश के जो करोड़ों लोग हैं, देश के नहीं पूरे दुनिया के करोड़ों जो लोग हैं, शोषित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी आह उनके दिल में थी। उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा और वो काम करते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, लिखते रहे, पूरा जीवन लिख लिख के किताबें लिख के रहे। आज वो हमारे सामने उन्होंने अपनी इनकम का, अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का, राजगृह नाम का जो उनका बेटा था वो गुजर गया, उसमें नहीं गए वो। और राजगृह नाम का दादर मुंबई में पुस्तकालय मेरे भाइयों 50,000 किताबों का पुस्तकालय छोड़कर गए हैं। मेरा गुजारिश आप सबसे यह है, मेरा हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, जो बाबा साहब ने इतनी सारी किताबों का पुस्तकालय क्यों छोड़ गए हैं, हमारे सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास कितनी किताबें हैं, हमें कितनी रखनी चाहिए। बस इतनी ही मैं अपनी बात को अपनी दे करके अपनी बात को विराम देता हूं। आप सब ने हमें मौका दिया, संघ ने हम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बातों में कुछ एक्सेस या त्रुटि हुई है, चोट पहुंची हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि। थैंक यू वेरी मच।